हाय, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का रिवीजन करना चाहते हो और परेशान हो कहां मिले शॉर्ट नोट्स और रिवीजन, तो आओ तुम्हें 10-15 मिनट के अंदर सारा चैप्टर रिवाइज करा देता हूं और साथ साथ तुम लोगों को इस चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। जरा देखो ध्यान से स्टार्टिंग से। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज ही क्यों पढ़ते हैं हम? फिजिक्स में सिर्फ हम वो चीज पढ़ेंगे जो मेजर की जा सके, गिनी जा सके ना, नॉन फिजिकल नहीं। जैसे इश्क विश्क प्यार व्यार जेलस में ना क्या जानू रे, तो वो तुम्हें नहीं ध्यान देनी। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है वो। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मेरे भाई। देख, एक कर दिया हमने क्या, बेसिस पर, इनकी डायरेक्शन की बेसिस पर, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जिसमें हम स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे। एक डिपेंडेंसी के बेसिस पर जिनमें हम फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ेंगे। एक और तीसरी होती है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो जिनके अंदर सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब 26 किलो गुलाब जामुन मंगाए तुम्हारी शादी में, तो 26 यहां पर जो नंबर है वो मैग्नीट्यूड है, किलो तुम्हारी यूनिट है। बिना यूनिट के कोई भी क्वांटिटी को बता नहीं सकते कि वो किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन का एक सिंपल है, तो देखो इसके अंदर होता है सिंपल एडिशन, 2 + 3 = 5। वेक्टर एडिशन एक अलग टाइप की मैथमेटिक्स है, अलग नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अलग नहीं है। ध्यान सुनो, अगर मैं बोलूं, देखो ध्यान से, मैंने बोला इधर गया मैं 4 मीटर, फिर आगे गया 3 मीटर, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तुम बोल दोगे 7। मैंने बोला इधर गया 4 मीटर, वापस आया 3 मीटर, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तुम यहां से चले और यहां पहुंचे, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना? यानी तुमने इस बार माइनस करके निकाला। इधर गया 4 मीटर, इधर आया भैया 3 मीटर, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो इस बार तुम डिस्प्लेसमेंट निकालोगे पाइथागोरस यूज करके। यही है बस वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन एक बहरूपिया है जो कभी प्लस का रूप ले ले, कभी माइनस का, कभी पाइथागोरस का। यही है वेक्टर एडिशन, कोई अलग मैथ्स नहीं है। अब इसके बाद आ जाओ भाई, अब सिंपल सी बात करते हैं। इसके बाद फंडामेंटल और डिराइव्ड क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी ये किसी की मोहताज नहीं है, किसी की इच्छा के। अगर इनका मन कर रहा है, ये पैदा हो गए, इनका मन कर रहा है, इनका मन, यानी किसी और की वजह से पैदा नहीं हुई है। जैसे मैं बात करूं लंबाई, लेंथ नापने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। टाइम देखने के लिए, टाइम बताने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। तो ये क्वांटिटीज है तुम्हारी 5-7: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, है ना, जो मोल पढ़ा होगा तुमने। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम बोलते हैं जो लाइट तुम्हारी आ रही है ना, कितनी इंटेंसिटी से लाइट आ रही है, इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडला। ये हम पढ़ेंगे तुम्हारी वैसे हम 11-12 में इससे तो नहीं पढ़ेंगे, बस इसके बारे में बेसिक जान लो। ठीक है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर, और टाइम की सेकंड, मास की किलो, और लेंथ की मीटर। ये तुम्हारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसके अंदर हम 11th क्लास के अंदर, ध्यान सुनो, 11th क्लास के अंदर हमें सिर्फ इन 3 की जरूरत पड़ेगी। इनकी, इन 4 की, सॉरी, इन 3 की और इसकी। और 12th क्लास में तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट भी काम आने लगेगा। अब ये थी फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्या है? बाकी सारी की सारी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, सब डिराइव्ड। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती कैसे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई, डिवाइड करके कुछ ना कुछ करके बन जाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक तीसरी टाइप की क्वांटिटीज थी जिन्हें भूल गए थे हम रखना किसी भी कैटेगरी में, उनको हमने नाम दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उसमें पहला आता है प्लेन एंगल। सिंपल एंगल देखते हो ना तुम, पहले बचपन में चेक करते थे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 48 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, डिग्री में नापते थे। अब याद रखना, हम एंगल की ऐसा यूनिट लेंगे रेडियन। ठीक है, फॉर्मूला होता है थीटा, एंगल को थीटा लिखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। क्लास 10th में सर्कल चैप्टर में फॉर्मूला भी था। दूसरा सॉलिड एंगल, है ना, एक सर्कल लो, एक बोलो स्फीयर, स्फीयर के अंदर एक ऐसे कोन जैसा निकाल दो, कोन टोपी होती है ना बर्थडे वाली, तो उसके अंदर जो एंगल बन रहा है 3D में, उसे हमने बोला सॉलिड एंगल। फॉर्मूला होता है एरिया जो है उस पार्ट का अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये तुम्हारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब अगले बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। देखो, हमारे सिलेबस में 3 टाइप के सिस्टम है ना, एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सीजीएस, और एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। इस एमकेएस को बाद में हमने एसआई कैटेगरी में डाल दिया। एसआई कैटेगरी मतलब हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना लिया कि अब सब इसमें ही पढ़ो वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद तुमने एक चीज नोटिस की होगी, अगर मैं लिखूं 1 किलो इक्वल्स टू 1000 ग्राम, नोटिस करो ये नंबर छोटा है, यूनिट बड़ी हुई, नंबर बड़ा है, यूनिट छोटी। तो इससे बात समझ में आई कि अगर नंबर बड़ा होगा तो यूनिट छोटी होगी, और नंबर छोटा होगा तो यूनिट बड़ी होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा फॉर्मूला है n1 इक्वल्स टू n2 u2, जो तुम्हारे यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी, जैसे 1 लाइट ईयर। लोगों को लगता है लाइट ईयर मतलब टाइम की बात हो रही है, 1 साल की लाइट नहीं, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है 9.467 इंटू 10⁻15। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.496 इंटू 10⁻11। 1 किलोवाट आवर होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 न्यूटन होती है 10⁻5 डायन। ये डायन क्या, बेसिकली ये तुम्हारी सीजीएस यूनिट है। न्यूटन क्या है तुम्हारी, एमकेएस। जैसे बताता हूं, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास होता है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मिला के ही बोल दिया 1 न्यूटन। ठीक है,
अगर किलोग्राम को लिखोगे ग्राम, मीटर को लिखोगे सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर को ये रहने दो, इसी को बोलते हैं हम डायन। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होती हैं। ध्यान रखनी ये बात, छोटी सी मगर मोटी सी बात है भाई, ठीक है सर। चलो भैया आगे देखो। इसके बाद ये कुछ और क्वांटिटीज है तुम्हारी, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10, नैनोमीटर होता है 10⁻9, मेगा होता है 10�6, टन होता है 1000 और क्विंटल होता है 100 किलो। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं भैया 1 2 3 एंड गो। ठीक है, आगे क्या भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला। हमने जो अभी तुम्हें क्वांटिटीज बताई, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसमें हमने क्या किया, कुछ क्वांटिटीज को, जैसे लेंथ को, अगर मैं कभी भी किसी यूनिट मीटर होगी, अब मीटर किसकी, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, लेंथ की, सबकी यूनिट मीटर होती है। जिसकी यूनिट मीटर है, आज से उसे सिंबल दे दिया हमने, जिसे उसको हमने सिंबल दे दिया एल। जिसकी यूनिट किलोग्राम है, किलोग्राम, उसको हमने सिंबल दे दिया एम, मास। जिसकी यूनिट सेकंड है, टाइम से रिलेटेड जिसकी बात हो रही, टाइम को सिंबल दे दिया हमने टी। तो हमने इन्हें रिप्रेजेंट कर दिया एल एम टी इनसे ना। तो यहां से हमने कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखे। क्या लिखे हमने भैया, डायमेंशनल फॉर्मूलाज। डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब है, एक डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को, कि उसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सिर्फ डिस्टेंस, तो एल आ गया अकेला, सिंपल, एल की पावर 1 और कुछ नहीं है। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऊपर यानी एल ऊपर, टाइम नीचे, टी, टी ऊपर गया तो टी की पावर -1, तो इसका फॉर्मूला हुआ एल टी -1। एक्सेलरेशन क्या होता है, ऊपर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो पहले ही है एल टी -1 अपॉन टाइम। जब ये भी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2 हो जाएगा, हाँ ना बोलो, ये लिख दिया एल टी पावर -2। मास हो गया एम, फोर्स आया। अब फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है भाई साहब। मास को हम कैपिटल एम से लिखते हैं, एक्सेलरेशन अभी भी सिखाया एल टी -2, तो फॉर्मूला क्या बना, एम एल टी -2। ये रहा तुम्हारा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। अब आया वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी अभी सिखाया एम एल टी -2, डिस्प्लेसमेंट होता है एल, एल की पावर 1, एल की पावर 1, एल की पावर 2 बना, आया एम एल टू टी -2। ध्यान रखना, वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया वही होता है एनर्जी का, क्योंकि दोनों की यूनिट भी सेम है। एनर्जी का भी होता है, एक होता है फॉर्मूला टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है भाई। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर से देखो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका टॉर्क का, वर्क का, एनर्जी का, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। क्या है, एम एल टू टी -2। इसके बाद है मोमेंटम। मोमेंटम होता है मेरे भाई मास इंटू वेलोसिटी। ये जितने में लिखवा के प्रैक्टिस करा सब याद कर लेना, है ना, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का हो गया कैपिटल एम, वेलोसिटी हो गया एल टी -1, तो फॉर्मूला बना एम एल टी -1। ऐसी करते 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 सबके बनाएंगे। पावर हुआ वर्क अपॉन टाइम, वर्क तुम्हें पता है ऑलरेडी, एम एल टू टी -2 डिवाइड बाय टाइम, ऊपर आया टी की पावर -1, ये हो गया एम एल टू टी -3। इसके बाद आया तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कैसे निकाला होगा भाई, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2। 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई में ले जाओ, m1 m2 को डिवाइड में ले आओ, ये रहा जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ये फॉर्मूला, फोर्स होता है ml t -2, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर, ये m1 इंटू m2 यानी m इंटू एम, m इंटू एम, एक m से m कटा, ये ऊपर गया m की पावर -1 बचा, l की पावर 3 दिख रहा है और t की पावर -2, m -1 l3 t -2। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डायमेंशनल लेस होती है भाई। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो ना तो इसकी यूनिट होती, ना क्या होती, ना तो यूनिट होती इसकी, ना ही तुम्हारी होती इसकी डायमेंशन। एक और है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लास 10th में पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी ना यूनिट होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करो, क्लास 10th में फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, फॉर्मूला था n इक्वल्स टू c अपॉन v। यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस भी होता है और एंड डायमेंशन लेस। कोई दिक्कत परेशानी, प्लेन एंगल, अब यहां समझना, जिसकी यूनिट ही नहीं है डायमेंशन भी नहीं है, पर मैं बोल दूं यूनिट है डायमेंशन नहीं है। जैसे प्लेन एंगल थीटा होता है एल अपॉन आर, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ डायमेंशन लेस, पर इसकी यूनिट होती है रेडियन। यानी एक बात समझ में, स्टार करके एक पॉइंट लिखना कि अगर यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस पक्का होगा, लेकिन अगर डायमेंशन लेस है जरूरी नहीं है यूनिट लेस होगा, यूनिट हो सकती है। ठीक है भाई, चलो। एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। एम वी तुम्हें ऑलरेडी पता है, आर हो गया एल, निकल गया एम एल टू टी -1। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच
ये होता है प्लैंक कांस्टेंट अपॉन टाइम, ये टाइम के मल्टीप्लाई में एनर्जी इनटू टाइम करके निकालो, तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट क्या आई, ml2t-1। ठीक है भाई साहब। इसके बाद आ जाओ कुछ छोटी मोटी मगर मोटी बातें, आओ भाई। इसके बाद डायमेंशन एनालिसिस। अब देखो डायमेंशन एनालिसिस, हमने जो डायमेंशन फॉर्मूला बनाया, जो डायमेंशंस पढ़ी, उनका कुछ फायदे हैं। पहला, हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट है नहीं मतलब देखो ये इक्वेशन पढ़ी तुमने, s = ut + ½ at², सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम बता सकते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं ये इक्वेशन है v = u² + 2at, तुम बोलोगे एटी गलत लग रही है देखने में। कैसे लग रही है भैया? v की डायमेंशन होती है lt-1, वेलोसिटी की होती है, ये भी वेलोसिटी है, इसकी भी lt-1, पर स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ तो ये स्क्वायर हो जाएगी पूरी, तो इसकी डायमेंशन अलग आ गई। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करके एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि सेम डायमेंशंस ही आपस में ऐड हो सकती हैं, पहली चीज, और इक्वल में भी सेम डायमेंशन होनी चाहिए। मतलब अगर कोई फॉर्मूला lt-1 ये डायमेंशन है, प्लस भी lt-1 ही हो सकता है, इक्वल में भी lt-1 ही होना चाहिए। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे इक्वेशन थी s = ut + ½ at², s हो गया l, डिस्प्लेसमेंट l, u मतलब lt-1, पर साथ में एक t है तो ये दोनों कट गए, ये भी आ गया l, a हो गया, एक्सेलरेशन हो गया lt-2, t की पावर 2 कट गया, ये आ गया l। यानी तुम देख रहे हो, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि जितने भी तुम्हारे डायमेंशंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम होने चाहिए और इक्वल में भी सेम ही आना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, एक तो ये टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, एक तो ये काम है कि इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करता है। ठीक है, दूसरा ये करता है तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन, n1u1 = n2u2 जो सिखाया था। ठीक है, और एक करता है रिलेशनशिप बनाता है, यानी फॉर्मूले भी बना सकते हैं। मैं तुम्हें बोल दूं कि फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, तो तुम कैसे लिखोगे? फोर्स प्रोपोर्शनल टू दिस। अब तुम्हें नहीं पता है मास की पावर क्या हो, मास की पावर ले लो, वेलोसिटी की भी r की पावर c ले लो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो, क्या होता है? mlt-2 पुट करो, और यहां मास का पावर a, वेलोसिटी होता है lt-1, इसकी पावर b, रेडियस होता है l की पावर c। यहां पर मास की पावर a ही आएगी, l की पावर देखो कितनी है टोटल, फिर t की पावर देखो, और इधर से कंपेयर कर दो, इक्वेट करके तुम्हारी a, b और c की वैल्यू आएंगी, तुम यहां से फॉर्मूला का बता सकते हो। अब यहां पे गड़बड़ भी है, लिमिटेशंस भी है कुछ इस डायमेंशन एनालिसिस में, जैसे कि ये नहीं बता पाता कांस्टेंट क्वांटिटीज के बारे में। तुम ध्यान से देखो, इन कांस्टेंट क्वांटिटीज के बारे में कुछ बात नहीं कर पा रहा। दूसरा, ये नहीं बताता फॉर्मूले में किसके बारे में बात की गई है, बस फॉर्मूला बता सकता सही गलत, पर किसके बारे में ये नहीं बता पाता, कांस्टेंट के बारे में नहीं बता पाता। ठीक है, कि कांस्टेंट के बारे में, दूसरा फॉर्मूले के किसके बारे में बात की गई ये नहीं बता पाता। और ये सिर्फ वही फॉर्मूला, ध्यान सुनो, जो तुम फॉर्मूले बनाते हो सिर्फ वही फॉर्मूले बना सकता है जिनमें बीच में प्लस माइनस ना हो, सिर्फ वही फॉर्मूलेज ये बना सकता है। ठीक है भाई साहब, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगा। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बेसिकली सारी नॉन जीरो डिजिट्स तुम्हारी सिग्निफिकेंट होगी, जैसे यहां पे होगी 5, अगर जीरोस बीच में आ रही है तो वो भी काउंट होंगी सिग्निफिकेंट में। तो यहां भी कितनी है? 5, 2, 3, 4, 5। अब अगर नंबर मान लो लेस देन 1 है, 1 से छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है, अब यहां तुम्हें देखना है 1 से छोटा नंबर मतलब माइनस में बात नहीं कर रहा मैं, 0.01, क्या 1 से छोटा है? 0.1, 0.23, 0.5, 0.902, क्या सब नंबर 1 से छोटे हैं? इसमें तुम ये देखना कि जीरो कहां आ रही है। अगर जीरो नॉन जीरो नंबर से पहले आ रही है कहीं भी, तो ये कभी काउंट नहीं होंगी, सिर्फ यहां सिग्निफिकेंट डिजिट है 1। लेकिन अगर नंबर 1 से बड़ा है तो अब कहीं भी आ जाए जीरो। अगर नंबर 1 से बड़ा है, जैसे मान लो 1.20, 1.00, 1.0100, 1.02000, कहीं भी आए तो जीरो जहां भी आ रही है सब काउंट होंगी, सब, ये भी, ये भी, ये भी, सब। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 4 और 3, 7 सिग्निफिकेंट, यहां देखो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, पॉइंट के बाद आ रही है जीरो, पॉइंट के बाद की जीरो हमेशा काउंट होगी अगर पहले कोई नॉन जीरो नंबर है तो। जैसे यहां नॉन जीरो नंबर नहीं था पहले, तो कोई काउंट नहीं हुई। यहां नॉन जीरो नंबर है, इसके बाद आ रही पॉइंट के बाद, तो काउंट होगी। इसके बाद आओ, ये दोनों काउंट होंगी 2। यहां पे देखो, नॉर्मली ऐसे नंबर हमारी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखे जाते, तो ये क्वेश्चन आते नहीं है। पर एनसीआर कुछ बुक्स में ना ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे पूछ लेगा 200 सेंटीमीटर में बताओ कितने। अब असलियत में एचसी वर्मा साहब ने और एनसीईआरटी में भी एक लाइन लिखी हुई है कि ये थोड़ा एम्बिगियस होता है। एम्बिगियस मतलब ये अनसर्टेन बात है, इसको बताया नहीं जा सकता, पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, स्कूल में भी और कुछ बुक्स में लिखवाते हैं।
ठीक है, नॉर्मली हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे नहीं लिख सकते, ये भी एक लाइन लिखी हुई है। तो ये क्वेश्चन किसी हाई लेवल एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे 200.0 200.00 कुछ ना कुछ पॉइंट लगा के जरूर आएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा मिल जाए तो सिर्फ नंबर वाली वैल्यू को सिग्निफिकेंट काउंट करना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मैंने ये लाइन लिख दी है वैसे। चलो इसके बाद आ जाओ भाई, अब आ जाओ भैया तुम अगले पे। अगला 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 पार्ट है भैया तुम्हारा राउंडिंग ऑफ। क्या होता है भैया राउंडिंग ऑफ? राउंडिंग ऑफ बेसिकली याद रखना, अगर नंबर 5 से छोटा तो राउंडिंग ऑफ नहीं होगी, तो सीधा ये आ जाएगा 4.464। ठीक है, नंबर अगर तुम्हारा किससे बड़ा है भाई? 5 से बड़ा है, तो ये अगला नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा 4.465। अगला नंबर तुम्हारा 4.465। नंबर एग्जैक्ट 5 है, तो ध्यान रखना आगे वाला नंबर देखो, अगर इवन है तो राउंड ऑफ नहीं होगा। अगर इवन है तो राउंड ऑफ नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर इससे आगे ओड नंबर है तो राउंड ऑफ होगा, तो राउंड ऑफ होगा, याद रखोगे। इधर आओ, अब ये बात याद। अब एडिशन में हमेशा देखना सबसे कम डेसिमल प्लेसेस कितनी है, उतनी ही आंसर में होनी चाहिए। जैसे 0, 4, 2, 2.3, तो ये दोनों हटा दो, आंसर आएगा ये 3.22। ठीक है, आ जाओ एक और। सब्ट्रैक्शन में भी है, 2 की पावर 2, 10 में से 1 गया 9, 9 पॉइंट, ये आ गया 0.992। कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 2, तो 2 हटा दो, सिर्फ ये आंसर है। ठीक भाई सब। मल्टीप्लीकेशन में देखनी है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कितनी? 3, तो आंसर, और 3 नहीं सॉरी 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, ध्यान रखो। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2 इंटू 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 0 2 जा 2, 2 2 जा 4। ये आंसर आया तुम्हारा कितना? 4, 8 2 10, 5 2 4, कितनी? 2 और 3 5, 2 और 3 5, भैया ये तो ये आ गया भैया, ये आ गया भाई। तो आंसर आएगा तुम्हारा 0.42, ये आएगा आंसर 0.42। अब 42 क्यों? राउंड ऑफ करना था 5 को, पर आगे नंबर क्या है? इवन, तो राउंड ऑफ नहीं होगा। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट को याद रखना, प्रेशर अपॉन लेंथ कर दो, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में लेंथ कर दो, जब भी अपॉन डिवाइड में लेंथ होगी इस वर्ड को बोलते थे ग्रेडियंट। अब तुम लोगों को एक बात, आगे क्या चाहिए ना बता देना बस मुझे कि एडी भाई ये आप और ले आओ हमारे लिए वीडियो, तो बस, तो तुम लोगों का रिवीजन मैंने करा दिया है। ये नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, मेरा टेलीग्राम भी तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बता दे कहां मिलेगा टेलीग्राम? हमारा टेलीग्राम कहां मिलेगा भाई? टेलीग्राम दिखा देते हैं तुम्हें कहां मिलेगा। ठीक है, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये रहा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, यहां पर तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आई लव यू ऑल।